हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जो लोग वीडियो देखते हैं उनको पता है कि 19 अगस्त की मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। हालांकि तबीयत तो उस दिन भी खराब थी, लेकिन ये अपलोड नहीं हो पाई थी। आप लोग कह रहे होंगे कि आपकी अपलोड ही कब होती है, रेगुलरली तो अपलोड होती नहीं। देखिए, कई बार ऐसी होती हैं सिचुएशंस कि अकेला बंदा होता है तो दिक्कत हो जाती है अगर उसकी तबीयत भी खराब हो गई तो मैं कोशिश करूंगा कि संडे को जो है ये वीडियो आपकी सारी वापस अपलोड हो जाए। अभी 19 अगस्त की अपलोड हो जाएगी, फिर मैं 20 की कोशिश करूंगा, फिर 21 की। आज ही कोशिश करूंगा ये तीनों आपकी अपलोड हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स की और पीआईबी की बचेंगी, साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स की मई तक की वीडियोस की मैं कोशिश करूंगा कि संडे तक अपलोड हो जाए। हालांकि जितनी हो पाएंगी उतनी ही करूंगा, बाकी कोई इतना बर्डन नहीं रहेगा। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे, बाकी पीआईबी में कर ही रहे हैं हम लोग। आज का पहला आर्टिकल है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। कौन है? श्री पशुपति कुमार पारस। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर चेंज हुए। पहले कौन बना? हरसिमरत कौर बादल थी, फिर नरेंद्र सिंह तोमर बने, फिर पीयूष गोयल बने। अब नए बन गए हैं श्री पशुपति कुमार पारस जी। इन्होंने कहा है कि इंडिया में इस समय 19 मेगा फूड पार्क्स बन रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री पशुपति कुमार पारस जी, उन्होंने कहा कि इंडिया में जो 19 मेगा फूड पार्क बन रहे हैं वो अपने कंप्लीशन की वेरियस स्टेटस पे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। मेगा फूड पार्क इसकी मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ताकि फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स के लिए बेहतरीन प्राइस मिल सके। आप सपोज करिए पोटैटो या फिर आलू का कल्टीवेशन कर लिया फार्मर ने, आलू की पैदावार अधिक हो गई, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं उसके पास, तो आलू सड़ जाएंगे। अब जब उसने पैदावार की फार्मर्स ने आलूओं की, तो क्या हुआ? उस समय प्राइस डाउन था क्योंकि मार्केट में पोटैटोज या फिर आलू ज़्यादा थे। तो अब उसको अपना इंक्रीज करने के लिए, प्राइस इंक्रीज करने के लिए चाहिए कि स्टोर कर ले, जो सही प्राइस सेल कर दे। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो क्या मतलब? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो आपकी मेगा फूड पार्क स्कीम है इसीलिए बनाई गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इस समय 38 मेगा फूड पार्क्स के लिए फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, जबकि 3 के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। 22 मेगा फूड पार्क्स पहले से ऑपरेशनल है, बचे 19 जो कि फाइनल स्टेजेस में है। अभी बताया आपके श्री पशुपति कुमार पारस ने। इंडिया में पहला मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में बना था, याद रखिएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में बना था। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए आपका मेगा फूड पार्क स्कीम चली रही है। उसके अलावा PMFME स्कीम भी चल रही है। फिर आपकी ऑपरेशन ग्रीन चल रहा है 22 पेरिसेबल कमोडिटीज के लिए। ऑपरेशन ग्रीन आप सभी को पता ही है, पहले इसका नाम क्या था? टॉप स्कीम नाम था ना, लेकिन बाद में 2021-22 के दौरान इसको ऑपरेशन ग्रीन कर दिया गया। तो पहले टॉप यानी टोमेटो ऑनियन पोटैटो से था, तो अब ये 22 पेरिसेबल कमोडिटीज के लिए कर दिया गया। मेगा फूड पार्क स्कीम 2008 से 9 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाती है मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे तो फूड आइटम्स की प्रोसेसिंग ढंग से हो पाएगी और फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के बदले बेहतरीन प्राइस मिल पाएगा। अच्छा, एक मेगा फूड पार्क अगर स्थापित करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पर मेगा फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का मैक्सिमम असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, कौन स्थापित करेगा? तो इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है बनाया गया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड भी है। ऑपरेशन ग्रीन देख लीजिए, टॉप था, उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन आया, तो ये 2018-19 के बजट में आया था आपका ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के तहत पहले TOP ये 3 कमोडिटीज थी, बाद मैंने आपको बढ़ाया कि 2021-22 के दौरान ये 3 कमोडिटीज से बढ़कर कितनी हुई? 22 कमोडिटीज। 2018-19 में जब लॉन्च किया था ऑपरेशन ग्रीन तो 500 करोड़ इसके लिए दिए गए थे, बाद में 2021-22 में फिर से 500 करोड़ दिए गए, वो अलग बात है। अब ये 22 पेरिसेबल कमोडिटीज हो गई, इनको ट्रेन के द्वारा भेजा जाता है। ट्रेन के द्वारा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, गवर्नमेंट उस पर शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन के द्वारा 50% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। कितनी? 50%। सपोज करिए आपको 100 रुपीज खर्च होने हैं तो 50% ही खर्च होंगे, ताकि फार्मर्स ऑपरेशन ग्रीन का यूज तो करें, नहीं तो क्या मतलब? किसान रेल आपने सुना होगा, ऑपरेशन ग्रीन में उसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। उसके अलावा अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करें, इसके लिए आपको 35 से 75% तक की 70% तक की ग्रांट मिलेगी, जो कि पर प्रोजेक्ट 50 करोड़ से ऊपर नहीं। अभी बताया मैंने आपको मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत अगर आप क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है ना उसमें,
तो आपको मैक्सिमम 50 करोड़ तक की ही असिस्टेंस मिल सकती है। ये स्कीम जो है आइडेंटिफाइड प्रोडक्शन क्लस्टर्स में क्या करती है, एग्री लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, वैल्यू एडिशन, इन सबको प्रमोट करती है एफपीओ के साथ साथ। अभी तक 6 प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 363.30 करोड़ दिए हैं। ग्रांट इन एड के रूप में 136.82 करोड़ दिए गए हैं। बाकी कुछ हमारे लिए खास नहीं है। ये जो 6 प्रोजेक्ट हैं ये टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए हैं। गुजरात में 3 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें से 2 ऑनियन के लिए हैं, और गुजरात में 3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से एक आपका टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए है। फिर महाराष्ट्र में 2 हैं, दोनों ही ऑनियन के लिए हैं, और आंध्र प्रदेश में 1 टोमेटो के लिए। तो इस तरह से मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत ऐसे 6 क्लस्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है। फिर ट्राइफेड ने कहा है कि 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस के, तो नए ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स हैं यानी 75 प्रोडक्ट्स, उनको ट्राइबल कैटलॉग में शामिल किया जाए। ट्राइफेड ने कहा है 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के, इसलिए ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग में 75 नए प्रोडक्ट शामिल किए गए ट्राइबल कम्युनिटी के। ये जो ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग है इसमें शामिल होने 75 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर में। मतलब अप्लाई कर दिया गया है। अब वो तो आपको पता ही है, जीआई रजिस्ट्री का काम होता है, 6 महीने के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तभी आपको जीआई सर्टिफिकेशन मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो जीआई एक्ट है इंडिया का 1999 का, उसके तहत इन 75 प्रोडक्ट्स को रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे लिए रटने की जरूरत नहीं, 20 स्टेट्स हैं या फिर कहाँ से हैं। हाँ, जीआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप देख लीजिए, ट्राइफेड कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेगा। इंडिया के जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 100 मिशन है वहां पर पर्पस क्या है, देखिए ट्राइफेड नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर ही रहा है, उसके साथ साथ क्या चाहता है कि जीआई टैग्ड जो ट्राइबल आर्ट्स या फिर क्राफ्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी प्रमोट किया जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में। जीआई एग्रीकल्चर, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड के लिए मिल सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको देख सकते हैं कि किस पर्पस के लिए नहीं मिल सकता, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए भैया, इसके लिए तो मिल जाएगा। जियोग्राफिकल टेरिटरी को डिनोट करता है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल राइट नहीं है, कलेक्टिव राइट है, क्योंकि उस जियोग्राफिक एरिया में रहने वाले सारे लोगों के पास अधिकार है कि वो जीआई टैग का यूज कर पाए, ठीक है। जीआई एक्ट हमारे इंडिया में 1999 में पास हुआ। जीआई सर्टिफिकेशन कौन देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस है चेन्नई में, वो जीआई सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। डब्ल्यूटीओ ने ट्रिप्स एग्रीमेंट्स पास किया था 1994 में, लेकिन वो आया था इम्पैक्ट में 1995 में। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई एक्ट पास किया। 2003 से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, हालांकि पास किया गया था 1999 में। जीआई के लिए टेरिटरी की जरूरत होती है, लेकिन ट्रेडमार्क और पेटेंट के लिए ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया जो जीआई है वो कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। क्या है, कलेक्टिव, ग्रुप ले सकता है इसको, लेकिन पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या है, इंडिविजुअल और अब बिजनेस एंटिटी। इतना याद रखिएगा। एग्जाम में आपको सेंटेंस दे देंगे कि जीआई जो है इंडिविजुअल राइट है, तो आपको बताना चाहिए नहीं भैया कलेक्टिव है, ऐसा नहीं। इंडिविजुअल कोई एक बंदा नहीं ऑन कर सकता है फिर डिसऑन कर सकता है। जीआई 10 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, दोबारा भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं जो पेटेंट होता है वो 20 वर्षों के लिए होता है, इतना याद रखिएगा। तो अगला आर्टिकल देख लेते हैं। यूएन वुमेन और जो माई जीओवी प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अमृत महोत्सव चल ही रहा है तो श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च कर दिया है, क्योंकि वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। उसके अलावा इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया है इंडिया में, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया गया है। देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया बेंचमार्क तय कर दिया है इन्होंने, ताकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सब कुछ कंबाइन करके अंत्योदय अचीव किया जा सके। अंत्योदय मतलब जो अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसका भी उदय किया जा सके, इसलिए ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बिना सबके प्रयास के तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि नेस्कॉम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर स्टार्टअप इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2020-21 के लिए अनाउंस कर रहा था, 12 वुमेन्स को दिए गए हैं। तो इस दौरान यही बताया गया कि वुमेन्स के लिए किया गया है, मतलब कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर किया जा सकता है इंडिया में। तो मुद्रा योजना लॉन्च की 2015 में, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है पुअर्स को। फिर उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की 2016 में,
जहाँ पर वुमेन्स को फ्री गैस कनेक्शन मिलते हैं, 1600 रुपीज़ की सब्सिडी मिलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में लॉन्च किया गया। फिर ट्रिपल तलाक को एबॉलिश कर दिया गया 2019 में। तो कई सारे इनिशिएटिव लिए गए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया में। खास करके ट्रिपल तलाक जो हमारा था, ये एक दबी हुई आवाज़ थी महिलाओं की जो बोल नहीं पा रही थी। आज भी अगर खास करके ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, उस कम्युनिटी में भी जो लोग अनएजुकेटेड है सिर्फ वहीं पर ट्रिपल तलाक जो है प्रचलित था। वो एजुकेटेड फैमिलीज में तलाक ही प्रचलित नहीं होता है खासकर। अब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी वो नहीं। नेस्कॉम एस्टिमेट्स की बात करें तो जो आईटी वर्कफोर्स है उसका 35% वुमेन्स हैं। आप ही देख लीजिए, मोस्टली जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो महिलाएं ही फ़ोन उठाती हैं। तो आईटी सेक्टर वुमेन्स ओरिएंटेड है, ये तो कोई बात नहीं, वो बहुत बेहतरीन काम करती हैं वहाँ आईटी सेक्टर में। तो इस समय महिलाएं बढ़ चढ़कर हर फील्ड में आगे आ रही हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एनडीए एग्जाम देने की परमिशन दे दी है महिलाओं को, तो ये अपने आप में ही अचीवमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ये अनाउंस किया। इसमें क्या होता था, जो वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट किया सकता था और रिकॉग्नाइज किया सकता था। रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया, जो नेस्कॉम है वो वुमेन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड अनाउंस करता है। तो इसके तहत इस बार फिर से अनाउंस किए गए हैं ये स्टार्टअप अवार्ड वुमेन्स के लिए, जहाँ पर 12 यानी 12 वुमेन स्टार्टअप्स को यानी एंटरप्रेन्योर्स को चुना गया है। बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं कितनी ज्यूरीज के लिए चुनी गई हैं, कितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसके 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। 24 जनवरी 2021 को कब लॉन्च की, 2015 में लॉन्च की थी। पर्पस क्या था, सेक्स रेशियो बढ़ाना, खास करके चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ाना। 919 के आसपास इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो था जब इस बार की आपकी क्या हुई थी, सेंसस हुई थी। ये देखिए, सेक्स रेशियो एज द बर्थ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बाद की बात की जाए, यानी जब वो इम्प्लीमेंट में आ गई उसके बाद की बात की जाए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आने से जो सेक्स रेशियो एट द बर्थ था वो 16 पॉइंट इंक्रीज हुआ। कितना, 16 पॉइंट। ये जो फैक्ट्स हैं आप निबंध में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी। कैसे, 2014-15 में जो हमारा चाइल्ड रेशियो एज बर्थ था वो 918 था, 918 था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च होने के बाद 2019 में 934 हो गया। तो 16 पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला आपके सेक्स रेशियो एट द बर्थ में। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, देखिए महू है, कहाँ पे है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि है वो इंदौर के पास है महू। उसके अलावा मऊ डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पर बहुत बेहतरीन इंक्रीज हुआ है सेक्स रेशियो एट बर्थ। 694 से लेकर कितना 951 तक इंक्रीज हुआ। तो अपने आप में देख सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट हो गया। तो स्कीम्स का फायदा तो होता ही है, चाहे वो जैसी भी हो, भले ही वो स्लो होता है लेकिन होता है। सबसे अच्छा मुझे लगता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सबसे बेहतरीन ढंग से जो स्कीम लॉन्च हुई, इंप्लीमेंट हुई खास करके इंडिया में, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाकई में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आर्टिकल है। इन्होंने बताया पिछले 7 वर्षों में पेटेंट जो दिए गए हैं उसमें 572% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लेते हैं। जो पीयूष गोयल जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2020 दिए हैं विनर्स को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देकर इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इनोवेशन का पावर हाउस बनाया जा सकता है। इसके लिए क्या क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि इनोवेशन को इंडिया में प्रमोट किया सके। इसके लिए जब भी आप ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं किसी स्टार्टअप की किसी पेटेंट की, तो आपको 10% तक का क्या होता है, कंसेशन मिलता है। अगर आप स्टार्टअप के लिए फाइलिंग करते हैं तो 80% तक फाइलिंग का कंसेशन मिलता है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। पीयूष गोयल जी ने बताया कि 2020-21 के दौरान 28,391 पेटेंट्स फाइल किए गए, जो कि 2013-14 से कितना 572% अधिक है। तो पिछले 7 वर्षों में पेटेंट फाइलिंग में इतना ग्रोथ देखने को मिला है। ये देख लीजिए, पेटेंट देने में जो टाइम होता था वो पहले 72 मंथ्स लगता था, अब 2020 दिसंबर तक ये 12 से 24 महीने ही लग रहा है। तो ये सब चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई हैं। वहीं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पिछले 4 वर्षों में 14.2 लाख ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2016 से 2020 के दौरान, जबकि 1940 से 2015 के दौरान कितने हुए, 11 लाख के आसपास। तो जितने पिछले 75 ईयर्स में हुए हैं उससे ज़्यादा तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन
अकेले 4 वर्षों में हो गए। तो गवर्नमेंट या फिर इंडिया भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब के विषय में जागरूक हो रहा है, ठीक है। पहले नहीं ऐसा था, लेकिन अब हो रहा है। उसके अलावा जो पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने ये बताया कि इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बहुत इंप्रूव हुई है। 2020 के दौरान 48 पहुंच गई, 2015-16 के दौरान 81 थी। तब से ये लगातार इंप्रूव ही हो रही है, 33 प्लेसेस का फायदा हुआ है। और 2020 में इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितनी पहुंच गई? 48 पहुंच गई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स के राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कई सारे ऐसे कन्वेंशंस आए, ऐसे ट्रीटीज आई जिसके तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मान्यता मिली। जैसे आपका जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए आपको पेरिस कन्वेंशन आया था 1883 में, ये याद रखिएगा। पहली बात तो ईयर याद रखिएगा, पेरिस कन्वेंशन 1883 में आया। किसके लिए आया? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए आया। फिर लिटरेरी वर्क के लिए और आर्टिस्टिक वर्क के लिए आपका आ गया बर्न कन्वेंशन। कब आया? 1886 में, नहीं बस 3 वर्ष बाद आ गया। फिर वीपो की स्थापना हो गई। ये पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन दोनों उसके द्वारा ही एडमिनिस्टर किए जाते हैं, वीपो के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जेनेवा में है। WTO ने बाद में 1994 में ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हो गया, बाद में 1995 से वो इंप्लीमेंट हो रहा है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म देखिएगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस ट्रिप्स के तहत ही इंडिया में वो GI एक्ट पास किया गया था 1999 में, ताकि ट्रिप्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। जितने भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड एक्ट हैं, इनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, 2 मेन एरियाज में डिवाइड किया गया है। पहली बात तो पहला एरिया है कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन अक्सर यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हरबंस राय बच्चन जी ने जो कविताएं लिखी हैं उनको कोई पढ़ भी ना पाए, इसलिए। अब कई बार ऐसा ताज्जुब होता है मुझे, भाई बचपन में हमें वो पढ़ाई गई कविताएं और अब हम अगर यूट्यूब पे उनका कोटेशन यूज कर लेते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। इससे चैनल टी सीरीज वाले तो इतनी हद कर दिए हैं कि रामायण की चौपाइयाँ, मुझे उन महिला का याद नहीं, बालिका है, मतलब कि एक सिस्टर है, उनका या नाम याद नहीं, उन्होंने गा दिया था टी सीरीज में, रामायण की चौपाइयाँ गा दी उन्होंने अपने। तो टी सीरीज ने इसकी कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी। उन्होंने बताया कि रामायण की चौपाइयाँ यानी रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो थी टी सीरीज ने जैसे गाए हैं अपने सॉन्ग में, वैसे क्यों गा दिए? तो बस इतना रखिए, कॉपीराइट जो होता है 50 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक ट्रेडमार्क, एक GI। तो ट्रेडमार्क आपका 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है, अलॉन्ग विद GI ये भी 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है, बाद में आप जाकर इनको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 तरीके से की जाती है, कॉपीराइट, दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और अभी मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, ये किसके तहत है? पेरिस कन्वेंशन के तहत। ये है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, देखिए पेरिस कन्वेंशन के तहत इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज 1883। तो ये डेट याद रखिएगा और दोनों ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोड टिप स्कीम, उसके लिए गाइडलाइंस और रेट्स इनको जारी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्कीम है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी, रोड टेप स्कीम। MEIS स्कीम को रिप्लेस करेगी, आगे देखेंगे MEIS स्कीम। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रोड टेप स्कीम की गाइडलाइंस और रेट्स जारी कर दिए गए हैं। पर्पस क्या है? एक्सपोर्ट पर 0 टैक्स प्रोवाइड करना, ताकि ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया का एक्सपोर्ट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके, बेहतर हो सके। रोड टेप स्कीम में 8555 टैरिफ लाइन्स को कवर किया जाएगा। आप इतना याद रखिएगा, 8555 टैरिफ लाइन्स को कवर किया जाएगा रोड टेप स्कीम में। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड करने का काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड टेप स्कीम के तहत। क्योंकि कोई पर्सन इंपोर्ट क्यों करता है? 2 कारणों से। पहली बात तो या तो हमारे देश में वो चीज है ही नहीं, दूसरा कारण ये है या तो वो चीज हमारे देश की चीजों से सस्ती है। जैसे वीवो के मोबाइल है, हमारे देश का जो मोटोरोला है, पहली बात तो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं देते, ठीक है, दूसरी बात वो सस्ते भी नहीं, तो लोग मोटोरोला की तरफ जा रहे हैं। अब रोड टेप स्कीम के तहत पहली बात तो मोटोरोला का फोन वीवो वगैरह से सस्ता दिखाई पड़ेगा, तो थोड़ा सही रहेगा। भले टेक्नोलॉजी से लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन पैसे जो है अपने आप में ही बड़ी वैल्यू रखते हैं। रोड टेप स्कीम कई सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, खास करके जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जैसे मरीन, एक्वाकल्चर, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, ये सभी पहले हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टेक्सटाइल सेक्टर इसमें शामिल किया गया था, लेकिन ये आप देख पाएंगे यहाँ पर सारे सेक्टर्स की बात की गई है।
उसके अलावा ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा रोड टैप स्कीम के तहत। रोड टैप स्कीम में डिफरेंट सेक्टर्स के लिए ये टैरिफ सेट किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका जीएसटी है वैसे ही रोड टैप स्कीम के तहत कुछ टैरिफ सेट किए गए हैं। रोड टैप स्कीम का फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। 2020 में लॉन्च की गई थी। MEIS स्कीम को रिप्लेस करना था। MEIS वाला मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखिए, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जब लॉन्च की गई थी, उसमें क्या होता था, एक्सपोर्ट पर जितनी भी आपके टैक्सेस या फिर ड्यूटीज लगती है, उनकी सब्सिडी आपके अकाउंट में डाल दी जाती थी। तो WTO ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड टैप स्कीम लॉन्च कर दी। इसमें क्या हुआ, वो माफी कर देगा, सीधे आपके अकाउंट में नहीं डालेगा या फिर बहुत कम कर देगा। तो ये WTO कॉम्प्लायंट स्कीम है कि आप सब्सिडीज देख के नहीं एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं कभी भी। WTO का कहना है कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे सब्सिडी देख के एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन आप टैक्सेस माफ कर सकते हैं जो आप टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये रोड टैप स्कीम मेन पर्पज यही था, इसीलिए लॉन्च की गई। रोड टैप स्कीम देख लीजिए, रोड टैप स्कीम का जो बेनिफिट है वो सभी सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से। तो जितनी भी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनको रोड टैप स्कीम में कवर किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ड्यूटीज लग रही हैं उनको माफ किया जा सकता है। इवन लोकल ड्यूटीज को भी आप देख लीजिए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उनको रिफंड किया जा सकता है, ठीक है, रिबेट और रिफंड। तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं होगी अब। और WTO कंप्लायंट स्कीम। अटल इनोवेशन मिशन ने दसॉल्ट सिस्टम के साथ मिलकर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है। जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब्स के जो यंग इनोवेटर्स हैं उनके लिए ये तीसरी सीरीज लॉन्च की गई है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने लॉ फाउंडेशन दसॉल्ट सिस्टम के साथ मिलकर लॉन्च किया है। जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम 3.0 है, इसका थीम क्या है, मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, प्रत्येक स्कूल से 6 स्टूडेंट और 1 टीचर की टीम सेटअप की जाएगी और उन जो टीम्स होंगी 7 लोगों की, ये 6 स्टूडेंट एंड 1 टीचर की, उसको सीड फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी खुद का स्टार्टअप बनाने के लिए और डिजाइन करने के लिए। 50 टीम्स को सिलेक्ट किया गया 26 स्टेट से। बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ से वो टीमें होंगी, इतना रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम 1 कब लॉन्च हुआ था, जनवरी 2019 में। इस बार 3 लॉन्च हो रहा है। नीति आयोग द्वारा अटल टिंकरिंग लैब या फिर इनोवेशन मिशन को इंप्लीमेंट किया रहा है। तो नीति आयोग देख लीजिए, PM मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी योजना आयोग की जगह पर। 2015 में स्थापना की थी। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बाकी आप सभी को पता है गवर्निंग काउंसिल में हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी के। अच्छा, चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर हैं। वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार जी। CEO भी होते हैं इसमें, अमिताभ कांत जी, उनको 1 वर्ष का टेन्योर भी दे दिया गया है। कोशिश करूंगा जल्दी से मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।